So hello, very good evening to all of you and I think you all are fine and the topic मैं कवर कर रहा था वो आरपीडी था, राइट टू प्राइवेट डिफेंस। कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के तो मैं जल्दी से उसे क्लियर कर देता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। एक क्वेश्चन आया कि अगर हमें किसी ने शराब ज़बरदस्ती पिला दी है हमारी इच्छा के बिना, लेकिन शराब पीने के बाद भी हम इतने होश में थे कि जो हमने एक्ट किया है वह एक अपराध है, लेकिन हमारी इंटेंशन नहीं थी अपराध करने के लिए क्या हम पनिशमेंट के लायबल होंगे? तो देखिए, ये अपराध के ऊपर है कि आपने अपराध कैसा किया है, उसी के हिसाब से पहली बात तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। और दूसरी चीज़ कि आपने अगर शराब अपने अपनी इच्छा से नहीं पी है तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर बिना इच्छा के पिए बगैर, आपकी इंटेंशन के बगैर अगर कोई ऑफेंस हुआ है तो उस ऑफेंस के लिए आप ज़रूर लायबल होंगे। क्योंकि अगर आप ये एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे नॉलेज थी कि मैं क्या कर रहा हूँ तो वो डिफरेंट सेक्शन में जाएगा। और अगर आप ये कहते हैं कि मुझे विदाउट विल पिला दी गई है, ठीक है, और मुझे बिल्कुल नहीं, मेरी इच्छा थी कि मैं ड्रंक करूँ लेकिन मुझे ज़बरदस्ती पिला दी गई और जो एक्ट हुआ है वो विदाउट इंटेंशन हुआ है, ठीक है, तो आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कुछ सस्पेक्टेड एरिया ये है कि आपको नॉलेज भी थी, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप पनिशेबल होंगे। और बाकी मैं एक बार बेल एक्ट को गो थ्रू कर लेता हूँ। देखिए, इससे मैं सेक्शन 23 की बात करता हूँ। नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट इज बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ द एक्ट। ठीक है, आपको यहाँ पे कैपेबल हैं, आप ये समझ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं एज पर जैसा आपने पूछा है, लेकिन यहाँ पे जो आपको ड्रिंक कराई गई है या किसी प्रकार का आपको नशा कराया गया है वो आपके विल के अगेंस्ट किया गया है, तो यहाँ पे ये सेक्शन कॉन्ट्रेरी हो जा रहा है एज पर आपके क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद क्या है कि अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्वेश्चन है वो हिट करेगा सेक्शन 24, क्योंकि देखिए आपको नॉलेज है। इन केस वेयर एन एक्ट डन इज नॉट एन ऑफेंस अनलेस डन विद द पर्टिकुलर नॉलेज और इंटेंट। आपको नॉलेज यहाँ पे है, ठीक है, इंटेंट नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे नॉलेज है जैसा कि आपने क्वेश्चन में पूछा है। यहाँ पे आपने पूछा है ना, लेकिन शराब पीने के बाद भी हमें इतने होश में थे कि जो हमने किया वह एक अपराध है, मतलब जो हम कर रहे हैं वो एक अपराध है, हमें इसकी नॉलेज है कि जो हम कर रहे हैं वो एक अपराध है। इट मीन्स आपको नॉलेज यहाँ पे है, नॉलेज का एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो नॉलेज का एलिमेंट जहाँ पे आ जाएगा कि आपको नॉलेज थी कि आप क्या कर रहे हैं, उसके बावजूद आप कर रहे हो यार, आप ये भी तो देखो, उसके बावजूद आप करते चले जा रहे हो, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, आप एक्यूज हो जाओगे, कन्विक्ट हो जाओगे सजा के लिए ट्रायल के बाद, ठीक है। तो एक तो आपका ये हुआ कि आपको इसके लिए गिल्टी माना जाएगा क्योंकि आपका नॉलेज का एलिमेंट यहाँ पे आ गया है और आप खुद एडमिट कर रहे हैं कि मुझे नॉलेज थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप लायबल हो जाओगे। इसके बाद आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेक्शन 29 को समझ नहीं पा रहा हूँ, सेक्शन 29 क्या है जरा मैं देख लूँ। सेक्शन 29, let us go through section 29 what is provided there. The exception in section 25, 26 and 27 do not extend to acts which are offense independently of any harm which they may cause or be intended to cause or be known to be likely to cause to the person giving the consent or on whose behalf the consent is given। यार बहुत सिंपल सी बात है ना। देखो सेक्शन 25, 26 एंड 27 में क्या बोला गया है, कोई व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर का हो वो कंसेंट दे रहा है। डॉक्टर्स की बात हो गई थी सेक्शन 26 में, जो आपका क्या कहते हैं 25 में आपका अम्यूज़मेंट वाला है कि हम दोनों 18 वर्ष के हैं और हम दोनों ने डिसाइड किया कि हमें बंजी जंपिंग करनी है और उसमें किसी की डेथ हो जाती है, तो ये एक्सेप्शन था। सेक्शन 26 में था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन किया है विदाउट कंसेंट कर दिया है, ठीक है, क्योंकि उस समय कंसेंट जो है वो कंसेंट लेके किया है, क्योंकि उस समय ऐसी कंडीशन थी कि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती। जैसे कि सर्जन है, जानता है कि ऐसा करने ऑपरेशन कर रहा हूँ लेकिन डेथ हो सकती है, ठीक है, क्योंकि कंप्लेंट बहुत दिन से कर रहा था, मरीज मुझे पेन हो रहा है तो उसको ऑपरेशन करना पड़ा और वो जानता था कि ऐसा करने से डेथ हो सकती है, लेकिन वो उसके गुड फेथ के लिए ऐसा किया, तो एक एक्सेप्शन ये था। 25, 26, 27 में क्या है, 12 साल से कम का बच्चा या अनसाउंड माइंड है जो अपनी कंसेंट देने में अक्षम है, नहीं दे सकता, या उसके बिहाफ पे कोई गार्जियन भी अवेलेबल नहीं जो उसकी तरफ से कंसेंट दे दे, ठीक है, तो कंसेंट दिया जा सकता है उसके बिहाफ पे। कंसेंट नहीं भी अगर दिया जाएगा तो भी काम चल जाएगा, क्योंकि
ना तो वो खुद कंसेंट देने लायक है, ना ही उसके बिहाफ पे कोई अवेलेबल है। तो ये सेक्शन 25, 26, 27 में जो एक्सेप्शन बताए गए हैं वो सेक्शन 29 कह रहा है कि वो लागू नहीं होंगे। कहाँ? मतलब कंसेंट अगर दी भी जा रही है तो वो लागू नहीं होंगे। कहाँ लागू नहीं होंगे? आप खुद सोचो। मिसकैरेज, मिसकैरेज क्या? बच्चे को गिरा देना, जिसे कहते हैं एबॉर्शन करा देना। एबॉर्शन कराना हर कंडीशन में जायज़ नहीं है। एबॉर्शन कराना तभी जायज़ है जब उस महिला की जिसकी जो बर्थ देने वाली है उसकी जान पर खुद बनाई हो, कि अगर बच्चे को या माँ को दोनों में से किसी एक को बचाना है, ऐसी कंडीशन आती है तो ही माँ को बचाया जा सकता है, बच्चे को अबॉर्ट किया जा सकता है, बच्चे की एक तरह से मृत्यु कारित करी जा सकती है, क्योंकि माँ को बचाना है। और अगर एक ही आदमी बच सकता है, या तो माँ या तो बच्चा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, ये तो इमरजेंसी कंडीशन थी, या कोई रेप विक्टिम है, मॉलेस्टेड कोई विक्टिम है, मॉलेस्टेशन किसी के साथ हुआ है, उसके साथ हुआ है, तब तो ठीक है, तब तो भाई उस केस में ज़रूरी है कि अबॉर्शन ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दे दी है, ठीक है, 24 वीक तक आप करा सकते हो। अब देखिए अगर यही कोई अबॉर्शन कोई अपनी मर्जी से, कोई कंसेंट से करा रहा है, जैसे वाइफ कह रही है चलो मेरी कंसेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉपर बच्चा डिलीवर हो जाएगा, बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चा गर्भ में बिल्कुल स्वस्थ है, माँ भी बिल्कुल स्वस्थ है, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ है, और डिलीवरी के बाद भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, दोनों स्वस्थ रहेंगे, ये डॉक्टर का अपना एक अनुमान है। उसके बावजूद भी हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं, आपस में बैठते हैं और कहते हैं कि यार हमें नहीं चाहिए ये बच्चा, इसे अबॉर्ट करा दो। ये अपने में इंडिपेंडेंट ऑफेंस है और इस पर कंसेंट लागू नहीं होता। जैसे कि आप और आपका फ्रेंड कंसेंट कर लें कि हमें बी की, हमें, जैसे आप और आपका एक फ्रेंड आपस में कंसेंट कर लें, ए और बी कंसेंट अपनी दे रहा है, बी कंसेंट दे रहा है कि मेरी मौत कर दो, मुझे मार दो, तो क्या आप इस कंसेंट को कंसेंट मानोगे? क्या इसको एक्सेप्शन में ले जाओगे कि सर वो बहुत पेन रहता था उसको, इसलिए मैंने उसको गोली मार दी? तो देखो ये इंडिपेंडेंट ऑफेंस बन रहा है, इस पर कंसेंट काम नहीं करेगी, इस पर किसी प्रकार का एक्सेप्शन काम नहीं करेगा। तो मैं यही सेक्शन यही समझा रहा है कि सेक्शन 25, 26, 27 में जो कंसेंट की बात है वो नहीं लागू होगी इंडिपेंडेंट ऑफेंस पे। जैसे मिसकैरेज हुआ, जैसे मॉलेस्टेशन के केस हुए, ठीक है, जैसे आप किसी का मर्डर नहीं कर सकते कंसेंट लेकर, तो इस पर लागू नहीं होगा कंसेंट, कि उसने कंसेंट दे दी थी इसलिए मैंने उसे मार दिया। तो ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। अब आता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आपका क्या था? जेंडर यहाँ स्टार्टिंग में ही द प्रोनाउन ही वर्ड लिखा है, इसका क्या मतलब निकलेगा? जेंडर मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ, मेल एंड फीमेल बोथ, ठीक है। 35 का यहाँ अटेम्प्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, क्या इसका मतलब यह होगा कि जब एक्ट कमिट हो जाएगा तभी हम आरपीडी का यूज़ कर सकते हैं? देखिए यहाँ तो कहीं जबकि अटेम्प्ट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। देखिए सिंपल सा मैं आपको बता दूं लॉजिक, आरपीडी कब स्टार्ट होता है, आरपीडी कब एंड होता है, इसको आप देख लीजिए, मैं बोर्ड पे बता दे रहा हूँ। एक वर्ड है एप्रीहेंशन, एप्रीहेंशन मतलब हमें एक तरह से आप कह सकते हो कि अनुमान या शंका या डर। जब ये एप्रीहेंशन क्या होगा, मतलब ये डर जब क्या होगा, स्टार्ट होगा कि मुझे कोई शूट करने वाला है या शूट कर देगा, ये डर जैसे ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, एप्रीहेंशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, और जब तक वो कंडीशन, खतरनाक कंडीशन, मतलब जब तक आपको लग रहा है कि कोई मुझे शूट कर देगा, वो शूटर वहाँ से क्या ना हो जाए, वहाँ से चला ना जाए, या वो अरेस्ट हो जाए, ठीक है, अरेस्ट हो जाए, या वो डर क्या हो जाए, फिनिश हो जाए, खत्म हो जाए। मतलब जैसे ही वो संभावना, वो अनुमान, वो शंका स्टार्ट होती है कि मुझे कोई मेरी मृत्यु कारित कर देगा या मुझे कोई ग्रीवियस हर्ट कर देगा, जैसे ही ये पॉइंट आता है और जैसे ही ये पॉइंट एंड होता है, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, इसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक आप आरपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं कि जब मुझे कोई गोली मारेगा, यार आप ये बताओ, आपको अगर मैंने शूट कर ही दिया, आप खड़े हो, लो भैया मुझे शूट कर दो, आप शूट कर, आपने अपने आप को शूट करवा लिया, आप आरपीडी कर पाओगे? आरपीडी तब स्टार्ट होती है जैसे ही किसी ने आपके ऊपर ऐसे गन रखी, तो आपकी आरपीडी स्टार्ट है वहीं पे। आपको एप्रीहेंशन हो गया, आपको शंका हो गई कि अब ये मुझे मार देगा, तो अपना बचाव करोगे आप। तो आरपीडी स्टार्ट कब होगी?
जैसे ही आपका शंका, आपका डर स्टार्ट होगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप घर में बैठे हो तो भी आपको डर लग रहा है कि अगला मुझे मार देगा। जब एकदम कंडीशन एक्सट्रीम हो जाएगी, मतलब जैसे आमना सामना हो गया, ठीक है, या आप घर में भी बैठे हो, आपको लग रहा है कि कोई मुझे मारने, उसने फोन कर दिया कि अभी आके तुझे मैं वहां पे शूट करूंगा, आपकी आरपीडी स्टार्ट है, क्योंकि आपका डर स्टार्ट है और आप तुरंत पुलिस को कॉल कर सकते हो कि सर मुझे सेफ गार्ड प्रोवाइड किया जाए, मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ अटेम्प्ट स्टार्ट हो जाएगा, आरपीडी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कोई आपके ऊपर गन रेज करता है, और एंड कब होगी, जब या तो वो चला जाए, या तो अरेस्ट हो जाए, या तो आप उसको क्या कहते हैं, कन्फाइन कर लो, बंदी बना लो, जैसे भी। तो ये आपके क्वेश्चन थे। अब आगे का क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई शराबी व्यक्ति जो कानून के संरक्षण का हकदार है कुछ लोगों पर हमला करके कानून तोड़ता है, तो जनता का कोई भी सदस्य निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग करने हकदार है, बशर्ते के आवश्यक से अधिक नुकसान न पहुंचाए। जी, जैसे कि कोई शराबी व्यक्ति है और वो आप पर हमला कर रहा है, ठीक है, कोई ड्रंकन पर्सन है, वो आप पे हमला कर रहा है, तो आपका वहाँ पे क्या राइट बनता है कि आप उस हमले से अपने आप को बचाएं, और उस हमले से अपने आप को बचाने के लिए आपके लिए कितना क्या होना चाहिए कि आप वहाँ से हट जाओ, रन कर लो, वहाँ से भाग जाओ, ठीक है, या छोटी मोटी अगर आपके ऊपर उसने हमला कर दिया तो उसको उतनी चोट पहुँचाओ जिससे कि आप अपना बचाव कर सको। अब ये नहीं कि कोई शराबी आदमी आप पर हमला करे तो आप उसे जान से ही मार दोगे, जान से नहीं मारोगे। रिस्ट्रिक्शंस 37 आप पढ़िए, सेक्शन 37 में 37 में रिस्ट्रिक्शन बताई गई है कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या क्या बाधाएं हैं जो कि आरपीडी पर लागू होती हैं। आप बिल्कुल नहीं खोल सकते कि कोई शराबी ने आपको अगर गाली भी दे दी तो आप उसे गोली मार दोगे, या शराबी ने अगर आपको धक्का दे दिया तो आप उसे गोली ही मार दोगे, उसका मर्डर कर दोगे, नहीं। इसकी भी कुछ डिग्री है। अगर आपको बचाव हो जा रहा है तो आप अपना बचाव करिए, आपको आरपीडी दी गई है बचाव करने के लिए, ना कि किसी की हत्या करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, ये धारा ऐसे मामले पर, हाँ, अगर देखिए कोई पब्लिक व्यक्ति, कोई पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस वाला है, लेकिन वो अपने अधिकारिता क्षेत्र के बाहर काम कर रहा है। सपोज करो कि एक पुलिस ऑफिसर है, जैसे आप क्या कहते हैं, एक पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, वो सस्पेंड चल रहा है, ठीक है, वो सस्पेंड चल रहा है, उसकी सारी पावर छीन ली गई है, उसके बावजूद वो आपको अरेस्ट कर रहा हो, आपको बंदी बना रहा हो, तो यहाँ पे आपकी आरपीडी लागू होगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन है कि यह धारा ऐसे मामले पर लागू नहीं होती जहां आरंभिक कार्रवाई और वह शक्ति जिसके तहत कोई लोक सेवक कार्य करने का अभिप्राय रखता हो अधिकारिता का बाहर हो। भाई अगर ये बताओ किसी के पास पावर ही नहीं है तो वो किस बात का पब्लिक सर्वेंट हुआ? अगर उसके पास अधिकारिता ही नहीं है उस काम करने की तो कैसा पब्लिक सर्वेंट हुआ? ठीक है, तो जिस व्यक्ति के पास अधिकारिता नहीं है, पुलिस ऑफिसर से वो पावर छीन ली गई है, ठीक है, तो वो अधिकारिता क्षेत्र के बाहर है, वो आपको बंदी नहीं बना सकता, वो आपको कन्फाइन नहीं कर सकता, आपको पकड़ नहीं सकता। हाँ, एक सिंपल, अगर आप सिंपल कंडीशन देखोगे तो वो आपको पकड़ सकता है, जैसे कि लेमैन भी कोई ऑफेंस करने से आपको रोक सकता है, लेकिन वो आपको बंदी नहीं बनाएगा। वो ये नहीं कह सकते कि मैं अब भी पुलिस वाला हूँ, मैं तुम्हें डिटेन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बंदी बना सकता हूँ, मैं तुम्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकता हूँ, नहीं। अब उसकी कुछ सीमाएं हैं। अधिकारिता के बाहर कोई पब्लिक सर्वेंट आपके ऊपर वो पावर इस्तेमाल नहीं कर सकता जो वो अधिकारिता में रहते हुए कर सकता था। तो ये आपके डाउट्स क्लियर हो गए। बाकी अगर कुछ भी हो तो आप मुझसे आगे पूछ सकते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं भी आता हूँ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डाउट सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। अब मैं आता हूँ सेक्शन नंबर 38 पे, जो कहता है व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। मतलब आप आरपीडी का इस्तेमाल करते हुए किसी की मृत्यु किन किन कंडीशनों में कर सकते हो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37। आप आरपीडी का इस्तेमाल कर सकते हो बॉडी को डिफेंस करने के लिए उन रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो कि सेक्शन 37 में बताई गई है। टू द वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू दी असाइलेंट, डेथ करके या और किसी प्रकार का उसको क्षति पहुंचाकर, ठीक है। और अनलेस ही नोज और हैज रीजन टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज एक्टिंग बाय सच डायरेक्शन और अनलेस सच पर्सन स्टेट्स द अथॉरिटी अंडर व्हिच ही एक्ट्स और इफ ही हैज अथॉरिटी इन राइटिंग इफ द ऑफेंस व्हिच ऑकेजन द एक्सरसाइज राइट ऑफ राइट व्यू ऑफ न्यू डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर इस तरीके के क्या है ऑकेजन आ रहे हैं तो आप अपनी आरपीडी का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको आप उस आरपीडी का इस्तेमाल करते हुए आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। मैं सेक्शन 38 बीएनएस का आपको पढ़ा रहा हूँ।
तो देखिए क्या क्या कंडीशन है। जब आपको ये रीजनेबल एप्रीहेंशन हो जाए, जब आपको ये पूरी तरीके से विश्वास हो जाए, आपको शंका हो जाए, डर हो जाए कि अगर आपने उस व्यक्ति की मृत्यु नहीं करी तो वो आपकी मृत्यु कर देगा, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर आपने उसको अपना आरपीडी का इस्तेमाल नहीं करते हुए उसको ग्रीवियस हर्ट नहीं किया तो वो आपको ग्रीवियस हर्ट कर ही देगा। तीसरा, अगर आपने आरपीडी का इस्तेमाल नहीं किया तो किसी महिला के साथ एक घिनौना ऑफेंस हो सकता है, रेप हो सकता है, अननेचुरल लस्ट भी हो सकता है, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाइंग अननेचुरल लस्ट, और लास्ट है किडनैपिंग और एब्डक्शन हो जाएगा। ठीक है, मतलब आपका अपहरण और बहपहरण दोनों हो सकता है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो आप उस व्यक्ति को ग्रेवियस हर्ट कर सकते हो या उसकी डेथ कॉज कर सकते हो, ये आपको लाइसेंस दिया हुआ है। अब आते हैं क्लॉज नंबर एस पे, एन असॉल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन अंडर सर्कमस्टांसेस व्हिच मे रीजनली कॉज हिम टू अप्रेहेंड दैट ही विल अनेबल टू हैव रिकोर्स टू द पब्लिक अथॉरिटीज फॉर हिज रिलीज। मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी को, अगर मुझे ऐसा अंदाजा है, ऐसी आशंका है कि अगर मैंने आरपीडी का इस्तेमाल नहीं किया तो ये मुझे ऐसी जगह बंदी बना देगा, ऐसे कमरे में बंद कर देगा, ऐसे एकांतवास में बंद कर देगा कि मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी को अपनी बचाव के लिए बुला भी नहीं पाऊंगा, ना मैं पुलिस को बुला पाऊंगा, ना मैं आवाज़ लगाऊंगा तो कोई सुन पाएगा, मुझे एकदम एकांत में ले जाके वो बंद करने वाला है। इस केस में भी आप उसकी डेथ कर सकते हो, ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो। An act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer with acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act। मतलब मेरे ऊपर एसिड, या तो मेरे ऊपर एसिड थ्रो कर दिया जाएगा या थ्रो करवा दिया जाएगा या अटेम्प्ट किया जाएगा। ऐसा कंडीशन अगर बन रही है कि ऐसा करने से मुझे बहुत घोर उपाहित हो सकती है, मेरी ग्रीवियस हर्ट मुझे हो सकता है, तो आप उस व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट या उस व्यक्ति की डेथ आप कर सकते हो। लेकिन सेक्शन 37 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको फॉलो करते हुए जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई है। और आपके पीडीएफ अब तैयार लगभग हो चुके हैं, बहुत जल्दी कल तक आपको इसके आरपीडी के बहुत तगड़े पीडीएफ, जिसको पढ़ लो तो बस कॉन्सेप्ट क्लियर है, कल पहुंच जाएंगे विद केस लॉज, विद इलस्ट्रेशंस और विद कमेंट्स के साथ, हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में। उसके बाद सेक्शन 39 पे आता हूँ, व्हेन सच राइट एक्सटेंड टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। देखिए 38 में क्या पढ़ा कि आप किसी की डेथ कॉज कर सकते हो, अपनी आरपीडी मतलब अपनी आत्मरक्षा करते हुए आप किसी व्यक्ति की डेथ या किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो। ये हमने पढ़ा सेक्शन 38 में। 39 में क्या बोल रहा है कि आप अपनी सेल्फ डिफेंस, अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस, अपनी आत्मरक्षा आप कर सकते हो, लेकिन उसमें आप डेथ नहीं करोगे और डेथ से हटकर और अपना बचाव कर सकते हो। पढ़ते हैं इसको। इफ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 38, मतलब सेक्शन 38 में जो अपराध दिए गए हैं उसमें से कोई भी ना हो। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी डज नॉट एक्सटेंड टू द वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ टू द असाइलेंट, बट डज एक्सटेंड अंडर रिस्ट्रिक्शन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 टू द वॉलंटरली कॉजिंग टू द असाइलेंट ऑफ एनी हार्म अदर देन डेथ। मतलब क्या बोल रहा है, सेक्शन 38 में दिए गए जो अपराध हैं, अगर उनमें से कोई भी अपराध आपके खिलाफ नहीं हो रहा है तो आप उस व्यक्ति की डेथ नहीं करेंगे, आप डेथ से हटकर और भी हार्म कर सकते हैं, हर्ट ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, लेकिन आप डेथ नहीं करेंगे। और उस पर भी सेक्शन 37 लागू है, मतलब सेक्शन 38 पर भी सेक्शन 37 लागू है, मींस रिस्ट्रिक्शन, और सेक्शन 39 पर भी सेक्शन 37 रिस्ट्रिक्शंस लागू होंगे। ठीक है, अब आते हैं सेक्शन नंबर 40 पे, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ आरपीडी, जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ऑलरेडी। कमेंसमेंट कब होगी, आपकी आत्मरक्षा कब शुरू होगी, जैसे ही आपको एप्रहेंशन, जैसे ही आपको एक डर महसूस होने लगे कि अगर मैंने अपनी रक्षा अब नहीं करी तो या तो मेरी मौत हो जाएगी या मुझे ग्रीवियस हर्ट हो जाएगा, तो इस केस में आपकी आरपीडी स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आपको आशंका हुई कि अब हमला होने वाला है, आपकी आरपीडी स्टार्ट, और आपकी आरपीडी एंड कब, जैसे ही वो शंका डर खत्म हो, जैसे आपकी आरपीडी खत्म। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से बता दूं, ये बता दे रहा हूँ, जैसे ए, ठीक है, ए क्या करने वाला है, बी को एक स्टिक लाठी से मारने ही वाला है, तो यहाँ पर बी की आरपीडी क्या हो गई, स्टार्ट। बी ने अपना डिफेंस किया और ए वहां से रन अवे हो गया।
भाग गया, ठीक है। जैसे ही वो भागा, RPD एंड्स। जैसे ही वो अनुमान, आशंका, शंका, डर, भय जैसे ही समाप्त हुआ, आपकी RPD भी समाप्त हो गई। अब ये नहीं है ना कि वो भाग रहा है तो आप उसे दौड़ा के पीटोगे या उसे आप दौड़ा के गोली मारोगे। अपना बचाव करो भाई। ये थोड़ी ना कि तुम उससे जाके वहां पे दुर्योधन गदाधारी भीम बन जाओगे। नहीं, आपकी RPD खत्म, आप बचे, आप अपना निकलिए, उसको जाने दीजिए। आप जाके उसके खिलाफ FIR करिए, कंप्लेंट करिए, जो भी आप लीगल फॉर्मेलिटीज कर सकते हैं वो करिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो आपकी RPD अगर मान लीजिए वो भागने लगा तो आप उसके पीछे भागने लगे, फिर RPD नहीं होगी, फिर तो प्रॉपर आपके ऊपर भी लगेगा ऑफेंस, ठीक है। क्योंकि आपको RPD ने एक ढाल दी है बचाव के लिए, तलवार नहीं दी, तलवार नहीं दी है, ढाल दी है। ढाल मतलब बचाव करिए, तलवार मतलब किसी को काट दीजिए। RPD मीन्स किसी को काटना नहीं है, RPD मीन्स अपना बचाव करना है। RPD मीन्स एक ढाल है और तलवार से बचने के लिए, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 41 में। When right of private defense of property extends to causing death। देखिए, ऊपर अपनी शरीर को बचा रहे थे आप, अपने शरीर को बचाने के लिए किसी व्यक्ति की आप हत्या या ग्रेवियस हर्ट कर रहे थे। यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी और की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, डेथ कर सकते हैं। सेम कंडीशन है। अब देखिए किन किन प्रॉपर्टी से जुड़े किन किन अपराधों में आप ये काम कर सकते हैं। किसी व्यक्ति की डेथ, किसी व्यक्ति को ग्रेवियस हर्ट। पढ़ लेता हूँ एक बार ये सेक्शन। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी एक्सटेंड्स अंडर द रिस्ट्रिक्शंस, सेक्शन 37 में जो दी गई है, वॉलंटरली कॉजिंग ऑफ डेथ और ऑफ एनी अदर हार्म टू द रोंगडूअर। इसमें आपको दोनों चीज बोली गई है, आप डेथ भी कर सकते हो, अदर हार्म भी कर सकते हो, जो सुटेबल हो एज पर द कंडीशन, जो आपको RPD प्रोवाइड कर दे, ठीक है, प्रॉपर्टी को। If the offence the committing of which or the attempting to commit which occasions the exercise of right be an offence of any other description hereinafter enumerated, namely robbery, house breaking after sunset and before sunrise, mischief by fire or any explosive substance committed on any building, tent or vessel, which building, tent or vessel is used as a human dwelling or as a place for the custody of property, theft, mischief or house trespass under the such circumstances as reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be consequence if such right of private defense is not exercised। देखिए, रॉबरी अगर लूट होने वाली है, अटेम्प्ट कर रहे हैं या हो रही है, आप RPD कर सकते हो। अगले व्यक्ति की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए आप ग्रीवियस हर्ट या डेथ कॉज कर सकते हो विदाउट एनी हेजिटेशन। हाउस ब्रेकिंग कर सकते हो आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। हाउस ब्रेकिंग मतलब शाम ढलने के बाद सुबह होने से पहले के बीच में अगर हाउस ब्रेकिंग हो रही है। हाउस ब्रेकिंग क्या है? डोर क्लोज करके हम लोग सोते हैं, कोई व्यक्ति डोर तोड़ के घुस जाए, दीवार तोड़ के घुस जाए, लॉक तोड़ के घुस जाए, या कैसे भी एक नेचुरल, जो हमारा एक नेचुरल वे होता है घर में एंट्री करने का, उससे अगेंस्ट, विंडो से, डोर से, वॉल को ब्रेक करके कैसे भी अगर कोई कर रहा है तो उसे कहते हैं हाउस ब्रेकिंग। अगर वो कर रहा है शाम होने के बाद और सुबह होने से पहले के बीच में, तो आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करने के लिए RPD का यूज कर सकते हैं और डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज कर सकते हैं। मिसचीफ बाय फायर और एनी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, मतलब मिसचीफ मतलब जिसे कहते हैं कि आपकी किसी भी प्रॉपर्टी की हानि, तोड़ फोड़, आग लगा देना, तो मिसचीफ बाय ऐसी क्षति आपकी प्रॉपर्टी को जो बाय फायर आग लगाकर या किसी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के द्वारा किसी बिल्डिंग, टेंट या वेसल में, जो बिल्डिंग, टेंट और वेसल किसी ह्यूमन ड्वेलिंग मतलब ह्यूमन व्यक्तियों के रहने के लिए काम में आती है, ऐसे टेंट, बिल्डिंग, वेसल, और एज अ प्लेस ऑफ कस्टडी और प्रॉपर्टी। कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी मतलब प्रॉपर्टी को रखने के लिए वो बिल्डिंग, टेंट, वेसल काम आता है, या उस बिल्डिंग, टेंट, वेसल में कोई व्यक्ति रहते हैं, ह्यूमन ड्वेलिंग करते हैं। अगर उस बिल्डिंग, टेंट, वेसल में कोई व्यक्ति आग लगाकर या किसी ऐसे एक्सप्लोजिव मैटर को डालकर वहाँ पर प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना चाह रहा है, तो आप आत्मरक्षा के तौर पर उस संपत्ति की आप उस व्यक्ति का डेथ, ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं। चौथा है थेफ्ट, चोरी, मिसचीफ, बता चुका हूँ, तोड़ फोड़, नुकसान, संपत्ति को नुकसान, और हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास मीन्स घर पे एंट्री। क्रिमिनल ट्रेसपास, हाउस ट्रेसपास जब आप हाउस में करते हो। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है? क्रिमिनल ट्रेसपास भी समझ लो यार, मतलब कोई प्रॉपर्टी आपकी अपने घर में आप बैठे हुए हैं, आप अपने घर में बैठे हैं, मस्त चाय पी रहे हैं, एक भाई साहब आए, विदाउट परमिशन आपके घर में एंट्री कर गए, आपकी कंसेंट के बिना एंट्री कर गए, चलो ठीक है, कप छीन के फेंक दिया आपका और आपको एक थप्पड़ मार दिए,
तो उनका इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन था एक ऑफेंस करने का, और उस वजह से उन्होंने एंट्री करी, वो भी विदाउट कंसेंट। तो ये है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास। अब ट्रेसपास क्या होता है? अगर कोई व्यक्ति आपके घर में एंट्री कर गया, सपोज करिए अभी तक ठीक है, चलो एंट्री कर गए, आपने बोला उस व्यक्ति से आप घर के बाहर जाइए, उसने कहा नहीं मैं घर के बाहर नहीं जाऊंगा, और वो डट गया वहीं पे, वो नहीं गया। अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया क्रिमिनल ट्रेसपास, क्योंकि अपराधी, आपने बोला आप घर से बाहर निकलो, और वो बोला मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। आपने बोला, आपने जैसे ऑब्जेक्शन रेज किया वो नहीं निकला, मीन्स यहाँ पे कंटेंशन क्रिएट हो गया आपके और उसके बीच में, यहीं पर ऑफेंस क्रिएट हो गया, क्रिमिनल ट्रेसपास। और अगर यही ट्रेसपास किसी हाउस, बिल्डिंग, टेंट, वेसल में हो रहा है तो वो हाउस ट्रेसपास हो जाएगा। हाउस ट्रेसपास बाई नाइट, अगर रात में ऐसा ऑफेंस हो रहा है तो हाउस ट्रेसपास बाई नाइट हो गया। लर्किंग हाउस ट्रेसपास, अगर कोई सेफ गार्ड के लिए वहाँ पे गार्ड, जैसे आपने देखा होगा सोसाइटी में गार्ड बैठे रहते हैं बिल्डिंग के बाहर, ठीक है, जो भी बंदा एंट्री या एग्जिट करता है उसका रजिस्टर में नाम जो है वो रिड्यूस करते हैं, लिखते हैं। अगर ऐसा कोई गार्ड बैठा हुआ है और आप उस गार्ड से बचकर छिपाकर एंट्री कर रहे हो बिल्डिंग में, टेंट में, वेसल में, कहीं पर भी, ठीक है, तो यहाँ पर छिपना जो वर्ड है, गार्ड से छिपकर जो आप एंट्री कर रहे हो उसे कहते हैं लर्किंग हाउस ट्रेसपास। तो मतलब अगर आप किसी तरीके से छिपकर किसी व्यक्ति की से आंख बचाकर आप एंट्री कर रहे हो किसी बिल्डिंग में, तो वो लर्किंग हाउस ट्रेसपास में आ जाता है। पता नहीं कहाँ पहुँच गया, टॉपिक क्या था, खैर ज़रूरी था क्योंकि लर्किंग हाउस ट्रेसपास यहाँ पे आ गया था। Under such circumstances as may reasonably cause apprehension that death or grievous hurt will be consequences if such right of private defense is not exercised। कोई आपकी संपत्ति को चोरी, नुकसान पहुंचाना, हाउस ट्रेसपास करके घर में घुसकर सामान ले जाने की अगर भी गुंजाइश कर रहा है या अटेम्प्ट कर रहा है, तो आपके पास ये अधिकार है कि अगर आपने उस व्यक्ति की डेथ या ग्रीवियस हर्ट नहीं किया तो आपको कंसिक्वेंसेज इफ द सच राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नॉट एक्सरसाइज। ठीक है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपके घर में चोरी के मकसद से, तोड़फोड़ के मकसद से, हाउस ट्रेसपास के मकसद से एंट्री कर रहा है और ये रीजनेबल एप्रीहेंशन बन गया है कि अगर हमने इस व्यक्ति अपना आरपीडी का यूज नहीं किया, इस व्यक्ति की डेथ नहीं करी, तो ये हमारी डेथ करके और सामान लेकर चला जाएगा, तो आप वहाँ पर अपना आरपीडी का यूज कर सकते हो। सेक्शन 42 पढ़ते हैं, व्हेन सच राइट एक्सटेंड्स टू कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ। बिल्कुल सेम है जैसे कि बॉडी में था कि अगर वो पिछले अपराध नहीं है, मतलब क्या, रेप, नेचुरल लस्ट, डेथ, ग्रीवियस हर्ट नहीं है, तो आप डेथ नहीं करोगे और आप अपना आरपीडी में डिफेंस कर सकते हो। इसी तरह प्रॉपर्टी में है कि अगर रॉबरी नहीं है, थेफ्ट नहीं है, मिसचिफ नहीं है, क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं है, क्रिमिनल ट्रेसपास जैसे कहते हैं कि बाई नाइट नहीं है, ठीक है, हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज नहीं है, तो आप उस केस में डेथ नहीं करोगे और ऑफेंस जो है हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, उतनी ही तक आप सीमित रहोगे, उतना ही आप अपना बचाव में यूज कर सकते हो, डेथ आप नहीं कर पाओगे। अब कमेंसमेंट ऑफ राइट ऑफ, देखिए सेक्शन 43, कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे कि कब कमेंस होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा प्रॉपर्टी का बचाव। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी कमेंसेस जब रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि मेरी संपत्ति चोरी हो जाएगी या इसको आग लगा दी जाएगी या तोड़फोड़ कर दी जाएगी, आपकी आरपीडी एज रिगार्डिंग प्रॉपर्टी चालू हो जाती है। थेफ्ट में तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक कि रिट्रीट, वो चोर वहाँ से चला ना जाए, विद द प्रॉपर्टी और इधर द असिस्टेंस ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज इज ऑब्टेन्ड और द प्रॉपर्टी हैज बीन रिकवर्ड। ठीक है, मतलब जब तक वो चोर वहाँ से चला ना जाए, पहला। दूसरा, या तो पब्लिक अथॉरिटीज आपकी से आपको मदद न मिल जाए, और तीसरा जब तक कि प्रॉपर्टी रिकवर ना हो जाए। इन तीनों कंडीशन में आपकी आरपीडी जारी रहेगी। मतलब चोर आया, आरपीडी कंटिन्यू, चोर गया, आरपीडी एंड्स। जैसे ही आप पुलिस को कॉल कर रहे हो, पुलिस को कॉल किया आपने, अभी आपकी आरपीडी चल रही है, जब तक कि पुलिस आना जाए तब तक आपकी आरपीडी कंटिन्यू है। तीसरा, जब तक आपकी प्रॉपर्टी रिकवर, अगर आपकी प्रॉपर्टी रिकवर हो गई, आपकी आरपीडी खत्म। तो यहाँ तक आपकी प्रॉपर्टी, यहाँ तक आपकी आरपीडी आपको कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, प्रॉपर्टी जैसे आपकी मिल जाती है, आपकी आरपीडी खत्म। सपोज करो आपकी बाइक लेके कोई चोर बाइक लेके गया, आपने उसका पीछा किया, कुछ देर बाद वो डर गया, या मान लो पेट्रोल खत्म हो गया उसकी बाइक में, चोर की बाइक में, और वही बाइक छोड़ के भाग गया, आपकी बाइक रिकवर हो गई, आरपीडी एंड्स। पुलिस आ गई, आरपीडी एंड्स। चोर भाग गया, आरपीडी एंड्स। ठीक है, रॉबरी
के केस में कब तक एज ऑफेंडर कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज टू एनी पर्सन डेथ और हर्ट और wrongful डिसीजन एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट पर्सनल डिसीजन कंटिन्यूज। रॉबरी के केस में जब तक आपको इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट wrongful कन्फाइनमेंट कटर कंटिन्यू है, तब तक आपकी आरपीडी कंटिन्यू है केस ऑफ रॉबरी। अगेंस्ट रॉबरी continues as long as the offender causes or attempts to cause to any person death। ऑफेंडर क्या करता है रॉबरी या अटेम्प्ट करता है किसी व्यक्ति की डेथ करने के लिए, हर्ट करने के लिए, wrongful डिसीजन करने के लिए, और एज लॉन्ग एज द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट पर्सनल डिसीजन कंटिन्यू, जब तक आपकी डेथ, अटेम्प्ट टू डेथ, wrongful रिस्ट्रेंट, ठीक है, फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ जब तक आपकी रहती है आपके अंदर, तब तक आपकी आरपीडी अगेंस्ट रॉबरी, इन केस ऑफ रॉबरी आपकी आरपीडी कंटिन्यू रहती है। जब तक आपको ये भय है कि मेरी तत्काल मेरे मर्डर हो जाएगा, मेरा तत्काल मुझे ग्रीवेंस हर्ट कर दिया जाएगा, आपको ये डर बना हुआ है कंटिन्यूस, फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट हर्ट, मुझे बंदी बना दिया जाएगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कर दिया जाएगा मेरे साथ, ठीक है, ऐसा बना हुआ है, तो आपकी आरपीडी इन केस ऑफ रॉबरी कंटिन्यू है। क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ एज लॉन्ग एज द ऑफेंडर कंटिन्यूज इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास और मिसचीफ, जब तक कि वो आपके घर में एंट्री करा हुआ है। क्रिमिनल ट्रेसपास क्या है? अगर वो घर से बाहर है किसी प्रकार का क्रिमिनल ट्रेसपास नहीं बनता। जैसे ही वो आपकी दहलीज लांघा आपके घर में आया, क्रिमिनल ट्रेसपास, और जैसे वो एंट्री करता है और इस इंटेंशन के साथ कि मुझे कोई अपराध करना है, क्रिमिनल ट्रेसपास के अगेंस्ट आपका आरपीडी स्टार्ट। मिसचीफ में भी जैसे ही आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में नुकसान पहुंचा दिया जाएगा, तोड़फोड़ कर दी ही जाएगी, आपका आरपीडी स्टार्ट। जैसे ही वो संभावना खत्म हुई, डर खत्म हुआ तोड़फोड़ का, आरपीडी एंड्स। जैसे वो व्यक्ति आपके घर से बाहर गया, क्रिमिनल ट्रेसपास किया, आपने बोला बाहर निकलो मेरे घर से, जैसे ही बाहर गया क्रिमिनल ट्रेसपास, वो आरपीडी आपका एंड्स। अगेंस्ट हाउस ब्रेकिंग आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। ठीक है, हाउस ब्रेकिंग, अगर हाउस ब्रेकिंग आपकी हो रही है सनसेट के बाद, सनराइज से पहले, कंटिन्यूज एज लॉन्ग द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। ठीक है, तो इस केस में, हाउस ब्रेकिंग के केस में, सनसेट के बाद, सनराइज से पहले अगर हो रहा है तो आपकी आरपीडी तब तक कंटिन्यू रहेगी एज लॉन्ग एज द हाउस ट्रेसपास व्हिच हैज बीन बिगन बाय सच हाउस ब्रेकिंग कंटिन्यूज। जब तक वो आप घर में, जो व्यक्ति आपके घर में घुसा है हाउस ब्रेक करके, दीवार तोड़कर, आपका वॉल तोड़कर, आपका डोर, आपकी विंडो को तोड़कर, कैसे भी, अगर जब तक वो आपके घर में एंट्री है उसकी, तब तक आपकी हाउस ब्रेकिंग के अगेंस्ट आरपीडी कंटिन्यूज है। जैसे ही वो एग्जिट करता है, आपकी हाउस ब्रेकिंग से जुड़ी हुई आरपीडी एंड होती है। ठीक है, अब लास्ट सेक्शन पे बात कर लेता हूँ आरपीडी के। इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन असॉल्ट व्हिच रीजनेबली कॉज द प्रेशर ऑफ डेथ ऑफेंडर, द डिफेंडर ऑफेंडर बी सो सिचुएटेड दैट ही कैन नॉट इफेक्चुअली एक्सरसाइज द राइट विदाउट रिस्क ऑफ हार्म टू इनोसेंट पर्सन, हिज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्शन टू कॉजिंग रिस्क ऑफ। जैसे क्या है, एक व्यक्ति को, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए इज अटैक्ड बाय अ मॉब। मॉब मतलब जो आक्रमणकारी हैं उनका झुंड, अटैक्ड बाय मॉब हु अटेम्प्ट टू मर्डर हिम, मतलब 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग मिलकर एक व्यक्ति को दौड़ा रहे हैं और उनको वो इस इंटेंशन से दौड़ा रहे हैं कि उनकी मृत्यु, उस व्यक्ति की मृत्यु उन 30 लोगों को करनी है। ठीक है, वो अपना आरपीडी तब तक इफेक्टिवली एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा जब तक कि वो मॉब पर फायरिंग नहीं करेगा। एंड ही कैन नॉट फायर विदाउट रिस्क ऑफ हार्मिंग यंग चिल्ड्रन हु आर मिंगल्ड विद द मॉब। अब कुछ बच्चे भी हैं छोटे जो उस मॉब में, जो आक्रमणकारी झुंड है उसमें मिले हुए हैं, कुछ बच्चे उसमें मिक्सअप हो रखे हैं, वो भी साथ में भाग रहे हैं। ए कमिट्स नो ऑफेंस इफ बाय सो फायरिंग ही हार्म्स एनी ऑफ द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे क्या है, अगर गलती से कोई इनोसेंट चिल्ड्रन भी उस फायरिंग के कारण डेथ हो जाती है, तो यहाँ पे उस व्यक्ति को आरपीडी में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि अगर वो इस तरीके से फायर ना करता ब्लाइंडली, तो वो मॉब उसको, उसका मर्डर कर देती, उसकी हत्या कर देती। तो उसने अपने बचाव के लिए उस आक्रमणकारी झुंड पर हमला किया और उस हमले की वजह से एक इनोसेंट बच्चे की जान चली गई। तो इस वजह से यहाँ पे आरपीडी उसको मिलेगी। तो यहाँ पर आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस का चैप्टर सेक्शन 44 तक कंप्लीट होता है। अब न्यू लेक्चर सीरीज में, मतलब कल मैं आपको
चैप्टर 4 यानी अबेटमेंट, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड अटेम्प्ट के साथ आपके साथ फिर प्रेजेंट होऊंगा। और आशा करता हूँ आप लोग अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रख रहे होंगे और जल्दी ही आपको पीडीएफ भी कल आपको आरपीडी की और पनिशमेंट की पीडीएफ आपके पास पहुँच जाएगी विद इलस्ट्रेशन, केस लॉज, टिप्पणी, न्यूज़ कमेंट्स के साथ। तब मैं आपसे मिलता हूँ टुमारो, तब तक के लिए गुड नाइट।